इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने का और कोई मुकाम नहीं था जो लैंग्वेज कैप्टन सफदर ने की। और फिर वही कैप्टन सफदर यहाँ पे ये देख रहे हैं, पीछे क्या है, ये मज़ार कायद नज़र आ रहा है, ये कैमरास दिखा रहे हैं मज़ार कायद। इसी मज़ार कायद पे बैठ के जो उन्होंने तमाशे किए थे अंदर जाके, उसकी हुर्मत का ख्याल भी कैप्टन सफदर ने नहीं किया था। और वहाँ पे जिस तरीके से नारे लगाए और हुल्लड़बाजी की। ये बता रहे हैं सर, वो पहले जो है मरियम नवाज साहिबा तनकीद करती थी, उसके तर्जमान सिंध हुकूमत पे जो है वो तीर चलाती थी। अब उन्होंने शोहर को जो है लॉन्च कर दिया है और कैप्टन सफदर ने मतलब इतने इस लहजे में और इस तरह की बातें की आपने सुनी होगी जो नाकाबिले बर्दाश्त है। आप उनके इत्तेहादी हैं, उनकी हुकूमत आपके बलबूते पे खड़ी है, फिर भी इस तरह के हमले। और सक्खर हैदराबाद मोटर में भी। अच्छा जी, मैं उस पर जाता हूँ कि जहाँ तक कैप्टन सफदर की बात की, मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी कोई सियासी हैसियत है कि उस पर मैं कोई उस पर जवाब दूँ। और उनकी सियासी हैसियत कितनी है वो आपको खुद पता होगा, आपने कहीं पे भी उनको देखा नहीं होगा। मतलब ख्याल से कि वो उन्होंने गिलगित को लास्ट प्रायोरिटी दी कि जिस शख्स को कहीं और नज़र नहीं काम आया उसको गिलगित भेज दिया गया। बाकी मैं ज़ाती किस्म का कोई हमला नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी सियासत में हमारी सियासत में ये फ़र्क है कि हमेशा गालम गलोच की सियासत, गलत किस्म की सियासत, बोतान की सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को मिली, जो कि इस इलेक्शन में भी नज़र आई गिलगित में। और वहाँ पे जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा शर्म से डूब मरने का और कोई मुकाम नहीं था जो लैंग्वेज कैप्टन सफदर ने की। और फिर वही कैप्टन सफदर यहाँ पे ये देख रहे हैं, पीछे क्या है, ये मज़ार कायद नज़र आ रहा है, ये कैमरास दिखा रहे हैं मज़ार कायद। इसी मज़ार कायद पे बैठ के जो उन्होंने तमाशे किए थे अंदर जाके, उसकी हुर्मत का ख्याल भी कैप्टन सफदर ने नहीं किया था। और वहाँ पे जिस तरीके से नारे लगाए और हुल्लड़बाजी की, तो ये एक बहुत ही हमारे लिए निहायती एक बहुत ही मुक़द्दस मुकाम है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की जो यहाँ पे उनकी मज़ार है, हम सब के लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट। वहाँ पे बैठ के भी उन्होंने यहाँ पे तमाशे किए थे कैप्टन सफदर ने, तो मैं नहीं समझता कि कैप्टन सफदर को जवाब देना चाहिए। हाँ, बाकी जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन है, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। आपने देखा, और ये मैं नहीं कह रहा, आपके टीवी स्क्रीन कह रही हैं, आपने जलसे देखे, पीपल्स पार्टी के जितने जलसे थे उसमें हज़ारों की तादाद में लोग थे। मुस्लिम नून का कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं था, वो लग रहा था जैसे कॉर्नर मीटिंग थी। और ये बात मैं एज ए पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं बोल रहा, मैं सारे मीडिया हाउसेस को बोलूँगा कि सारे जलसे निकाल दें आप PMLN को और पीपल्स पार्टी के, तो पब्लिक की जो वो थी, जो तवज्जो थी या पब्लिक का जो रुझान था वो पीपल्स पार्टी की तरफ था। वो चाह रही थी पब्लिक कि जी नौजवान क़यादत आए, और गिलगित बल्तिस्तान का नाम प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने रखा, उनके राइट्स उनको वहाँ पे दिए। और जिस तरीके से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को राइट्स दिए, उनके जो हुकूक थे वो उनको दिए 18वीं तरमीम के बाद, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है उनकी डिमांड थी। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है वो हकीकी मायनों में, चाहे कश्मीर हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, ये वाहिद पार्टी जो कि पूरे पाकिस्तान को जोड़ती है। हम हमेशा कहते हैं कि ये वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जो बगैर किसी एथनिसिटी के, बगैर किसी की और चीज़ के, वो पूरे पाकिस्तान में हर जगह कायम है। और लोगों का जो रुझान था, मैं समझता हूँ इस बार सब लोगों को नज़र आ गया कि किस तरीके से, हालांकि मुस्लिम नून की आला क़यादत भी गई हुई थी, मियां नवाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, उनके बाकी लीडरान भी गए हुए थे, और जिन लोगों को नहीं जाना चाहिए था, कुछ वफाकी वज़रा भी वहाँ गए हुए थे। वफाकी वज़रा वहाँ पे स्कीमों के ऐलान भी कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ाई गई। और वो सिर्फ ये, अगर इलेक्शन के वो ऐलानात या स्कीमों के ऐलानात करने थे तो नॉर्मल दिनों में भी जाते, वो सिर्फ इन दिनों में इसलिए गए ताकि वहाँ पे वो जो है वो जो हमेशा उनके हरबे होते हैं वो इस्तेमाल करें। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग को इस बार शिकस्त होगी और पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला जो है वो बहुत बड़ी फतेह हासिल करेगी। साहब ये बता दीजिएगा कि सिंध में चंद रोज से खबरें कुछ गर्दिश कर रही हैं कि पीपल्स पार्टी 28वीं तरमीम पे आमादा हो गई है और नए इंतजामी यूनिट्स बनाए जा रहे हैं कराची को वफाक के हवाले। अच्छा, ये अच्छा किया आपने सवाल मुझे, मैं एक बात आज करूँ। ये मैं देख रहा था कि हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी, उन्होंने बोला कि जी जो है प्रेसिडेंट साहब के हवाले से सोशल मीडिया पे चला दी कि जी 6 बनाएं, इंतजामी यूनिट 8 बनाएं। ये सारी चीज़ें गलत हैं। मैं सहाफ़ी भाइयों से गुजारिश करूँगा, सबके लिए सब काबिल एहतराम है, एहतराम का रिश्ता है। मैं वही कहता हूँ कि देखें जी, ये किसी के नाम से अच्छा आप अपने ख्याल दे सकते हैं कि जी आपका ये ख्याल है कि जी आप 10 यूनिट चाहते हैं या 50 यूनिट चाहते हैं, किसी भी लीडर के नाम से मुंसलिक करके ये बात करना, फिर वो आता है वो पीका। हम नहीं चाहते कि हम उस चीज़ में जाएं। पीपल्स पार्टी आपको पता है कि कभी भी जो आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, और हम नहीं चाहते कि जी पीका एक की तरह अपने भाइयों सहाफ़ियों को
उसमें हम या उनके खिलाफ डिफेमेशन के केसेस करें, ये गलत चीज़ है। हमेशा हमें हर चीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज़ का एविडेंस है आप खबर चलाएं, बाकी आप इस तरह की अपने ख्यालात का इजहार जो है ना वो आप किसी से जोड़ नहीं सकते। तो ये बिल्कुल कतन गलत है और ये मतलब समझे कि पीपल्स पार्टी कभी इस तरह की बात नहीं करेगी। बजट जो तरक्याती स्कीमें हैं हालिया आइंदा साल वो कम करने का कहा गया है, क्या पैसे कम आ रहे हैं या वफाक को आपको पैसे देने हैं, मसला क्या है, क्यों तरक्याती स्कीमें नहीं ले रहे हैं? देखिए जी, अभी फैसला नहीं हुआ है पूरा, वफाकी बजट आने दें। 10 जून को एक्सपेक्टेड है, 10 या 11 12 जून को शायद वो वफाकी बजट आएगा। वफाकी बजट जब आता है उसके बाद सूबे अपने बजट बनाते हैं, आपको पता है। तो हम देखते हैं कि इस वफाक अपनी पोजीशन क्या है, एफबीआर की क्या पोजीशन है, एफबीआर ने कितनी कलेक्शंस की हैं, एफबीआर को कितने पैसों का शॉर्टफॉल है। अगर एफबीआर की कलेक्शन सामने आ जाती हैं, एफबीआर के शॉर्टफॉल सामने आ जाते हैं, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि अगले बजट में हम डेवलपमेंट कितनी कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें सामने आएंगी जब वफाक की हुकूमत अपना बजट पेश करेगी। हम एज ए नेशन हमें मजबूत करना है अपने वफाक को, एज ए नेशन हमने अपने मुल्क को मजबूत करना है और हम हर सूरत हाल में अपने पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हाँ, जहाँ पे हमारी चीज़ देखेंगे कि अगर चीज़ें सही होंगी तो डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे, जहाँ पे चीज़ें सही नहीं होंगी, ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उस पर हम आवाज़ भी उठाएंगे। शर्जील साहब ये बताइएगा आपने नून लीग की बात तो की है, लेकिन वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब अगेन वही मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो 28वीं तरमीम है ये हमारी तरमीम है और आर्टिकल 140 ये लाजम है। उसके अलावा अनीस कायम खानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो लियाकताबाद में बड़ी एक सख्त तकरीर की है, जिसमें उन्होंने अपने वर्कर्स के हमरा ये नारे लगाए हैं कि हम अब जल्द जो है वो कराची को हक दें, अदरवाइज हम सिंध गवर्नमेंट को ठीक करेंगे। तो आप ठीक काम नहीं कर रहे हैं अगर वो आप यार आप मुझे बताओ, आप इतने अच्छे सहाफ़ी हो, यंग बच्चे हो, अभी नौजवान हो, आप अनीस कायम खानी साहब या आपने नाम लिया मुस्तफ़ा कमाल साहब का या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आप संजीदा लेते हो? नहीं पूछा आप लेते नहीं? मैं आपसे सवाल पूछूँ, माइक आपकी तरफ करो, संजीदा लेते हो? नहीं लेते हो ना, तो भाई तो बात उनको आवाम जब संजीदा नहीं लेती है तो आप संजीदा ना लो ना। वो उनका आपको पता होना चाहिए कि वो किस तरीके से आए हैं अपनी सीटों पर, तो वो ऐसे ही करें। और जो जब एमक्यूएम थी तो मैं समझता हूँ कि 18वीं आईनी तरमीम में जहाँ तक मुझे याद पड़ता है शायद एमक्यूएम भी शायद उसमें शामिल थी, एमक्यूएम ने भी सपोर्ट की थी। तो अब आके वो दूसरा अपना स्टांस भले करें। और 28वीं तरमीम के अभी तक ना कोई बात गश्त है, ना कोई उसका कोई अभी ड्राफ्ट बना है। ये सिर्फ हमारे कुछ दोस्त हैं वो बैठ के बात कर रहे हैं, उसको उस पर पीछे चलते हैं। आप एमक्यूएम को संजीदा ना लें। रेड लाइन के बारे में बताइएगा, आपने मेन कॉरिडोर का बताइएगा कि कब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। उसके अलावा सर येलो लाइन में जो खबरें चल रही हैं। जी, अच्छा सवाल किया आपने। जहाँ तक रेड लाइन की बात की, हम रेड लाइन का कॉरिडोर जो है उस पर काम चल रहा है और अभी पहले मिक्स ट्रैफिक हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद अभी हम बात ही कर रहे थे, हमें कंसल्टेंट की तरफ से कोई ड्राइंग में थोड़ा डिले था तो उसको हम कोशिश करेंगे उसके स्टेशन वगैरह भी जल्दी हम कर दें। जहाँ तक येलो लाइन की आपने बात की, येलो लाइन में हमारे एक PD साहब थे, उन्होंने कुछ एडवांस पेमेंटें की और वो एडवांस पेमेंटें जो की वो एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं बनती हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट में होता है कि जी आपने जब वो IPC जनरेट होती है, जब आप कोई कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो IPC जनरेट होती है तब पेमेंट करनी है, एडवांस पेमेंट आप नहीं कर सकते। तो जब वो उन्होंने एडवांस पेमेंट की तो हमें लेट पता चला और जब वो तब पता चला जब वो PD हट गए थे, हमने दूसरा PD रखा। दूसरे PD ने हमें बताया कि जी इस तरह की एडवांस पेमेंट्स हुई हैं। तो हमने पर्सनली मैंने जो मुझे पता चला तो हमने सेक्रेटरी साहब को बैठे उनको भी बताया, चीफ मिनिस्टर साहब को बताया, चीफ सेक्रेटरी साहब को बताया, फिर सेक्रेटरी साहब ने राइटिंग में लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी साहब को और ACS PND को कि जी ये कोई एडवांस पेमेंट हुई है, उस पर एक्शन लिया जाए। तो उस पर एक्शन सरकार ने लिया है। थैंक यू। डिस्मिसल की बात नहीं, वो मुझे नहीं पता। एक पर्सन मुसलसल ये इंतजाम यूनिटों के हवाले से बात कर रहा है, इस पर कौन कर रहा है? मालिक मोहम्मद छोड़ दें।